અગર હું લાંબા સમય માટે મારી પેશાબ રોકી રાખું તો એનાથી શું કોઈ આડઅસર થઈ શકે, હેલ્થ ખરાબ થઈ શકે? पेशाब रोक के कोई फायदा है क्या? फायदा नहीं है तो क्यों रोक के रखना है? હું પેશાબ કરું ત્યારે કોઈક જાતના જો બળતરા થાય તો એ દર વખતે ઇન્ફેક્શનની જ નિશાની હોય? बिल्कुल नहीं, हमेशा बढ़तरा होना ये इन्फेक्शन की निशानी नहीं। મારા પેશાબનો કલર કોઈ ઘાટો કલર આવી રહ્યો છે તો એ ડિહાઇડ્રેશન એટલે કે મેં પાણી ઓછું પીધું છે એની નિશાની છે। बहुत सारे कारणों में से डिहाइड्रेशन ये एक कारण है। ब्लड भी हो सकता है, जांच करवा लो। યુટીઆઈ એટલે યુરિનરી ટ્રેક્ટ ઇન્ફેક્શન ફક્ત મહિલાઓને જ થાય છે? जेंडर इक्वेलिटी यहाँ पे भी है, पुरुषों में भी हो सकता है। એક વખત યુટીઆઈ એટલે યુરિનરી ટ્રેક્ટ ઇન્ફેક્શન અગર થઈ જાય છે તો એની માટે સાજું થઈ જશે ને? अपने आप ठीक हो गया तो फिर से आएगा, जांच करवा लो। શું યુરિનરી ટ્રેક્ટ ઇન્ફેક્શન એક વ્યક્તિમાંથી બીજા વ્યક્તિમાં સેક્સ્યુઅલી ટ્રાન્સમિટ થઈ શકે ખરું? बिल्कुल हो सकता है। તો પછી આ યુટીઆઈ ની ટ્રીટમેન્ટ શું હોય? यूटीआई की ट्रीटमेंट का सिद्धांत है जड़ का इलाज करो। समझने के लिए पूरा वीडियो देखिएगा। એક વાત કહું, આપનું સ્વાગત છે। મારું નામ છે ગુંજ ઠક્કર। તમે સમજી જ ગયા છો કે આજે યુરિન ઇન્ફેક્શન અને યુરિનરી ટ્રેક્ટને લઈને ઘણા બધા પ્રશ્નો મારે પૂછવાના છે અને દરેક પ્રશ્ન એક બહુ જ સ્પેશિયલ વ્યક્તિને હું પૂછવાનો છું। આપણે જ્યારે નડિયાદના કિડની હોસ્પિટલની વાત કરીએ તો એક જ હોસ્પિટલની વાત કરતા હોઈએ છીએ ને, એ છે મૂળજીભાઈ પટેલ યુરોલોજિકલ હોસ્પિટલ। અને એ મૂળજીભાઈ પટેલ યુરોલોજિકલ હોસ્પિટલના યુરોલોજી ડિપાર્ટમેન્ટના વાઇસ ચેરમેન, રોબોટિક સર્જરી ડિવિઝનના ચીફ અને 20 વર્ષથી વધુ એક્સપિરિયન્સવાળા ડોક્ટર અરવિંદ ગણપુદેજીને થેન્ક યુ સો મચ સર, તમે આ પ્રશ્ન પૂછવા માટે અમને સમય આપ્યો છે। थैंक यू गुंज भाई, थैंक यू वेरी मच। આ પ્રશ્ન હું પૂછવાનો છું ગુજરાતીમાં, પણ સરને ભલે ગુજરાતી ફાવે છે, એમણે એવું કીધું છે કે હિન્દીમાં વધુ સારી રીતે એક્સપ્લેન કરી શકશે અને મને લાગે છે કે હિન્દી તમે સમજી જ જશો। સર, જે પહેલો પ્રશ્ન હું તમને પૂછવા માંગુ છું ને એ છે કે આ યુરિનરી ટ્રેક્ટ ઇન્ફેક્શન હોય શું? तो ये सवाल का जवाब समझने के लिए हमको एक्चुअली सवाल के जड़ तक जाना जरूरी है। तो हमको ये समझना जरूरी है कि यूरिनरी ट्रैक्ट यानी क्या है। तो यूरिनरी ट्रैक्ट ये शरीर का वो अंग है जो कि यूरिन प्रोडक्शन और यूरिन ड्रेनेज के लिए जिम्मेवार है। तो ये यूरिनरी ट्रैक्ट के घटक क्या क्या होते हैं? यूरिनरी ट्रैक्ट के घटक होते हैं 2 किडनी, नली, मूत्राशय की थैली जिसको ब्लैडर बोलते हैं, और मूत्रवाहिनी जिसको यूरेथ्रा बोलते हैं। किडनी और यूरेटर को अपर ट्रैक्ट बोलते हैं और ब्लैडर और मूत्रवाहिनी को लोअर ट्रैक्ट बोलते हैं। अभी ये यूरिनरी ट्रैक्ट यानी मार्ग में कहीं भी बैक्टीरिया आ जाए और वो इन्फेक्शन पैदा करे, उसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं। અને સર, આ યુરિનરી ટ્રેક્ટ ઇન્ફેક્શન થાય છે કેમ? अभी ये समझने के लिए हम फिर से थोड़ा सा पिछले प्रश्न का संदर्भ ले लेते हैं। अपर यूरिनरी ट्रैक्ट यानी किडनी और यूरेटर में जब भी कोई दूसरी बीमारी हो, जैसे कि पथरी हो या कोई भी नली में साकड़ापन हो, जिसके साथ साथ पेशेंट में और कोई बीमारी हो जैसे कि डायबिटीज़ हो या किसी को ट्यूबरकुलोसिस हो, जिस किसी का इम्यूनिटी कम हो, ये सब एक साथ मिलके अपर ट्रैक्ट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। अभी लोअर ट्रैक्ट हमने देखा था पिछले प्रश्न में कि लोअर ट्रैक्ट यानी मूत्राशय की थैली और नली, तो इनमें पुरुषों में, स्त्रियों में और बच्चों में वो होने के कारण अलग अलग हो सकते हैं। हम पहले पुरुषों का कारण ले लेते हैं। पुरुषों में कॉमनेस्ट कारण, सबसे सामान्य कारण ये प्रोस्टेटिक इन्फेक्शन है। प्रोस्टेट में अवरोध हो तो हो सकता है, मूत्राशय की थैली की पावर अगर कम हो जाए तो हो सकता है, या मूत्रवाहिनी या यूरेथ्रा में अटकाव हो तो हो सकता है। अभी अगर हम स्त्रियों की बात करें तो स्त्रियों में जो उनकी स्त्रियों के शरीर की रचना होती है वो विशिष्ट होती है। जैसे कि उनकी मूत्रवाहिनी होती है वो छोटी होती है, जिसकी वजह से, और मासिक की जगह के बगल में होती है, तो वहाँ का इन्फेक्शन झड़प से यूरेथ्रा की तरफ लग सकता है। ये एक कॉमनेस्ट कारण रहे, सामान्य कारण हो सकता है स्त्रियों में इन्फेक्शन होने का। उसके साथ साथ स्त्रियों में जैसे ही मासिक बंद होती है तो मासिक की जगह के ऊपर जो परिवर्तन होते हैं वो परिवर्तन मूत्राशय की थैली की तरफ भी जाते हैं, जिसकी वजह से ड्राइनेस होता है और इन्फेक्शन होता है। स्त्रियों में और एक चीज़ है जिसको हम हनीमून सिस्टाइटिस बोलते हैं कि सेक्सुअली एक्टिव एज ग्रुप में ये इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है। बच्चों में अगर बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है तो हमको हमेशा देखना चाहिए कि कोई अनुवंशिक, जिसको कंजेनाइटल बोलते हैं, ऐसी कोई बीमारी बच्चे में है कि नहीं। સર, આ યુરિનરી ટ્રેક્ટ ઇન્ફેક્શનના સિમ્પટમ્સ એટલે લક્ષણો શું હોય? अभी इसका जवाब देने के लिए हम फिर से तीनों ग्रुप्स में जाते हैं, पुरुष, स्त्री और बच्चों में। पुरुषों में सामान्य रूप से इसका प्रेजेंटेशन ऐसा होता है कि बार बार पेशाब को जाने की इच्छा, पेशाब करते वक्त दर्द होना, पेशाब करते वक्त जलन होना, पेशाब की धार पतली आना,
ठंड लग के बुखार आना, ठंड लग के बुखार आ रहा है तो आपको हमेशा पहले आपका यूरिन की जांच करनी जरूरी है। स्त्रियों में भी बार बार जाने की इच्छा होती है, या बच्चों में अगर बुखार आ रहा है और बच्चा बोल रहा है कि पेट में दर्द हो रहा है, पेशाब में जलन हो रही है, तो हमेशा यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है कि नहीं देखने की जरूरत है। સર એક વખત આ ઇન્ફેક્શન થઈ જાય એના પછી એના ટ્રીટમેન્ટના ઓપ્શન્સ કયા કયા છે? अभी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन शरीर का कोई भी रोग हो, उसकी ट्रीटमेंट हमेशा क्रमशः होती है, स्टेप बाय स्टेप। तो हमेशा आप भी जानते हैं कि कोई भी रोग हो तो पहला निदान करना जरूरी है। तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का निदान ये यूरिन माइक्रोस्कोपी या कल्चर से होता है। उससे हमको पता लगता है कि कौन सी दवाई देनी है। मैंने जैसे पहले बोला था कि इसका सिद्धांत ये है, ये इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट का, कि जड़ का इलाज करो। स्टोन है, पथरी है, उसका इलाज करो। रास्ता सिकुड़ गया है, उसका इलाज करो। पेरीमेनोपॉजल सिम्टम्स है, उसका इलाज करो। और फाइनली मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमेशा हमको सिखाया जाता है स्कूल में भी कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो हमेशा ये ना होने के लिए जो कदम उठाने चाहिए वो उठाने चाहिए। जैसे कि एक कहावत है कि भरपूर पानी पियो और लखपति बनो। क्यों? क्योंकि लखपति बनेंगे कैसे बनेंगे? अगर आप रोगी नहीं होंगे तो पैसा खर्च नहीं होगा, और ये नहीं तो पानी पियो। आपके पेरिनियल हाइजीन का ध्यान रखना, यानी वो जो एरिया है उसको साफ सुथरा रखना। केमिकल्स का यूज़ स्त्रियों में कम होना चाहिए, डायफ्राम का यूज़ कम होना चाहिए, और कोई भी आशंका है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाइएगा। रोग जब अर्ली स्टेज में होता है तब उसका इलाज अच्छी तरह से हो पाता है। સર આમાં ક્યારે સર્જરીની જરૂરત પડે એવું બને? अगर हमको कभी भी कोई भी जाहिर रूप से कोई भी कारण मिले, जैसे कि हमको हमारा निदान हो जाए कि पेशेंट को पथरी है, पेशेंट का रास्ता सिकुड़ गया है, प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है, या आगे की मूत्रवाहिनी सिकुड़ गई है, तो ये सब चीज़ें बनती है जहाँ पे सर्जरी से फ़ायदा होता है। અને આ સર્જરી કઈ રીતે થતી હોય છે? अभी यूरोलॉजी ये ऐसा एक शास्त्र है जिसमें 80% सर्जरी ये दूरबीन से हो जाती है। तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की भी जो कारण होते हैं उनका भी ट्रीटमेंट ये दूरबीन से ही हो जाता है। और अभी तो रोबोटिक सर्जरी भी आ गई है। तो रोबोटिक सर्जरी भी कुछ चीज़ों का यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जिससे बनता है उसका भी इलाज कुछ जगह के ऊपर रोबोटिक सर्जरी से हो सकता है। સર આ રોબોટિક સર્જરીની વાત કરીએ। મેં જ્યારે તમને ઇન્ટ્રોડ્યુસ કર્યા, તમારા વિશે હું નોલેજ મેળવતો હતો, ત્યારે મને એટલું ખબર પડી કે તમે રોબોટિક સર્જરી ડિવિઝનના ચીફ છો। તો એ તો પૂછવું પડે ને કે આ રોબોટિક સર્જરીની જરૂરત કોને પડતી હોય છે? तो रोबोटिक सर्जरी सामान्य रूप से ये कारणों के लिए और ये सिचुएशंस में इस्तेमाल होती है। किडनी कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ब्लैडर कैंसर। लेकिन जैसे जैसे रिसर्च होता गया है और डॉक्टर्स का एक्सपीरियंस बढ़ता जाए, ये भी सामने नज़र आया हुआ है कि छोटे बच्चों के जो बीमारियां होती है, जैसे कि पीयूजी ऑब्स्ट्रक्शन, उसमें भी रोबोटिक सर्जरी का इस्तेमाल हो सकता है। अभी पूरी दुनिया में और भारतवर्ष में 6-7 जगह के ऊपर किडनी ट्रांसप्लांट भी रोबोटिक पद्धति से हुए हैं। अभी ये मैंने कहना चाहता हूँ कि रोबोटिक सर्जरी सिर्फ यूरोलॉजी में ही इस्तेमाल होता है, कई जगह के ऊपर गायनेकोलॉजी में भी इस्तेमाल होता है, कार्डियक सर्जरी में भी इस्तेमाल होता है। તો સર એક વખત તમે પેશન્ટને કહો કે તમારી સર્જરી રોબોટ દ્વારા કરવાની છે, તો એમના રિએક્શન શું હોય છે? पेशेंट्स के रिएक्शन जो होते हैं वो भी बड़े इंटरेस्टिंग रहते हैं और बहुत स्वाभाविक भी रहते हैं। एक सबसे कॉमन रिएक्शन आता है कि रोबोट सर्जरी करेगा तो आप क्या करेंगे, हम आपके पास क्यों आए हुए हैं। दूसरा ये आता है कि इसका खर्चा कितना होगा। तीसरा आता है कि हमने सुना है कि लैप्रोस्कोपिक पद्धति से भी होता है, तो लैप्रोस्कोपी और रोबोट में फ़र्क क्या है। और चौथा, पेशेंट को जानना स्वाभाविक होता है कि इसके फायदे क्या है। તો સર તમારા પેશન્ટ્સ જે તમને પ્રશ્નો પૂછે છે એ હું બી પૂછવા માંગુ છું કે અગર એક રોબોટ સર્જરી કરશે તો પછી તમે શું કરશો? तो मेडिकल रोबोट ये मास्टर स्लेव सिस्टम है, जिसमें मास्टर ये सर्जन है। जैसे कि आप हवाई जहाज़ में सफ़र करते हैं, उस पर कॉकपिट रहता है, वैसे ही रोबोट में कॉकपिट रहता है, लेकिन हम उसको कंसोल बोलते हैं। तो सर्जन कंसोल में बैठता है, कॉकपिट में बैठता है और वहाँ से रोबोट को कंट्रोल करता है। તો સર અગર તમે જ આ સર્જરી કરવાના છો તો પછી રોબોટની જરૂરત જ કેમ પડે? એના ફાયદા શું? बहुत अच्छा सवाल है। जैसे कि आप देखो कि 3 चीज़ें मैं आपको कहना चाहता हूँ। आप आपका हाथ ऐसा लंबा रखिए, आदमी कितना भी कॉन्फिडेंट हो, थोड़ी सी झुझारी या ट्रेमर्स आ जाते हैं। रोबोट को बिल्कुल ट्रेमर्स नहीं होते। तो आप समझते हैं कहीं भी टाका लेना है तो टाका एकदम एक्यूरेट आ जाएगा। 2 नंबर की चीज़ है आपकी हाथ को देखना। हाथ ऐसा आप नहीं कर सकते, लेकिन रोबोट पूरी तरह से 360 डिग्री में घूम सकता है। 2 नंबर का एडवांटेज। और तीसरा, कोई कुछ भी करना है तो दृष्टि चाहिए। तो रोबोट का 4x विजन यानी 4 गुना दृष्टि रहती है। अभी ये चीज़ फायदे तब करती है जब कोई भी अंग शरीर में बहुत दूर और अंदर बैठा हुआ है, प्रोस्टेट या किडनी। અને સર આ લેપ્રોસ્કોપી અને રોબોટિક સર્જરીમાં ફરક શું હોય? तो दोनों ये मिनिमली इन्वेजिव यानी दूरबीन से ही की जाने वाली सर्जरीज है।
शस्त्रक्रिया है, लेकिन लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में हम हाथ से टाका लेते हैं, तो आप समझते हैं वो सब प्रॉब्लम जो मैंने आपको पहले बोले थे वो सब आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हम कॉकपिट में बैठे हुए हैं, तो कॉकपिट में बैठे हुए रोबोटिक सर्जरी में जिसकी वजह से रिजल्ट्स और प्रिसिजन ज़्यादा अच्छे हैं। સર તમે કેટલી રોબોટિક સર્જરી કરી હશે? 20 વર્ષથી વધુનો એક્સપિરિયન્સ છે, તો એ મારે તમને પૂછવું હતું। तो पिछले 15 साल में जब से रोबोट आया हुआ है तब से मैंने 700 से भी ज़्यादा रोबोटिक सर्जरी की है, और उसमें रोबोटिक रीनल ट्रांसप्लांट जो कि पूरी दुनिया में तकरीबन 15 से 20 सेंटर्स में ही होता है, जो हमारे अस्पताल में होता है। અને આ રોબોટિક સર્જરી કોઈ પણ ડોક્ટર કરી શકે? इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जो डॉक्टर्स को एक्सपीरियंस हो और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का एक्सपीरियंस हो, उनका लर्निंग कर्व एकदम ब्लंट हो जाता है। तो डेफिनेटली सवाल का जवाब देने के लिए मैं ये कहूँगा कि रोबोटिक सर्जरी के लिए स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। અને આ રોબોટ ક્યારથી અમલમાં આયા છે સર? इसकी हिस्ट्री भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, जानकारी इंटरेस्टिंग है। सन 2000 के दशक में इंट्यूटिव सर्जिकल्स और कंप्यूटर मोशन करके दो कंपनीज का मर्जर हुआ। तब से लेके 20 साल तक इंट्यूटिव सर्जिकल्स ये रोबोट को मैन्युफैक्चर करता है और सेल भी करता है। लेकिन अभी पिछले 4-5 साल में कंपटीशन बढ़ गया है, तो आप जानते हैं जैसे कंपटीशन बढ़ता है वैसे ही फ़ायदा हमेशा पेशेंट्स को होता है, कस्टमर्स को होता है। और मैं ये फ़ख्र से कहना चाहता हूँ कि अपने भारतवर्ष में भी कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो कि रोबोट मैन्युफैक्चर कर रही है, और उसकी वजह से रोबोट का कॉस्ट भी कम होगा। ફ્યુચર શું લાગે છે તમને આ રોબોટિક સર્જરીનું? ये आपने सवाल पूछा तो मुझे एक फिल्म याद आ गई 1966 की, आइजैक एसिमोव की, जिसमें 4 साइंटिस्ट थे जिसको एकदम उनको मिनिएचराइज कर दिया था और एक छोटे से स्पेसशिप में से यहाँ से अंदर शरीर के अंदर छोड़ दिया था, और अंदर जाके उन्होंने हार्ट का रिपेयर कर दिया था। यही टेक्नोलॉजी 100 साल के बाद मुझे लगता है 2040 के आसपास नैनो टेक्नोलॉजी के मार्फत मुझे लगता है कि रोबोटिक टेक्नोलॉजी आगे आने वाली है नैनो रोबोट से। दूसरी चीज़ जो डेवलपमेंट में होने वाली है, मुझे लगता है जैसे ही कंपटीशन बढ़ेगी रोबोट का कॉस्ट कम होगा और उसका फायदा पेशेंट को होगा। હવે સર મારા રોબોટિક સર્જરીના ક્વેશ્ચન્સ તો બધા પતી ગયા છે, તમને એક પર્સનલ ક્વેશ્ચન પૂછવા માંગુ છું। તમે તમારા યુરિનરી ટ્રેક્ટને હેલ્ધી રાખવા શું કરો છો? तो जैसे मैंने पहले बोला कि हमेशा भरपूर पानी पी लीजिएगा। सवाल ये आएगा कितना पानी पिए? उतना पानी पीना चाहिए कि आपका यूरिन वाइट हो, येलो नहीं होना चाहिए। वो तकरीबन 3 लीटर के आसपास उतना हो जाएगा। ऊपर से नमक मत डालना आपके खाने में, जितना भी रसोई में है उतना ही होना, ऊपर से मत डालना, उसकी वजह से किडनी के एलिमेंट्स नहीं होते। जितना हो सके दर्दनाशक दवाइयाँ मत लेना। 40 साल की उम्र के बाद बेसिक इन्वेस्टिगेशन करवा लेना, जैसे कि सोनोग्राफी, ब्लड प्रेशर मेजरमेंट और सीरम क्रिएटिनिन। હવે સર એક પ્રશ્ન હું મુલજીભાઈ પટેલ યુરોલોજિકલ હોસ્પિટલ વિશે પૂછવા માંગુ છું કે કેમ ગુજરાતનું કિડની હબ, વેસ્ટર્ન ઇન્ડિયાનું કિડની હબ, એ આ નડિયાદનું કિડની હોસ્પિટલ એટલે MPUH ને કહેવામાં આવે છે? इसका कारण ये है कि ये हॉस्पिटल का अस्तित्व 1979 से है, और तब से सिद्धांत ये है हॉस्पिटल का कि एवरी लाइफ डिजर्व्स वर्ल्ड क्लास केयर। इसके साथ साथ मैं फ़ख्र से ये कहना चाहता हूँ कि पूरे वेस्टर्न इंडिया में, इनफैक्ट मैं कहूँगा कि भारतवर्ष में सबसे बड़ी यूरोलॉजिस्ट की टीम MPUH में है, जहाँ पे हम 8 यूरोलॉजिस्ट मिल के साथ में काम करते हैं नेफ्रोलॉजी टीम के साथ। और एक USP जो कहा जाता है, USP क्या है, तो MPUH या किडनी हॉस्पिटल का USP है कि सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस वाली टीम है। एवरेज एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स का 15 से 20 साल है। ઓ આટલું એક્સપિરિયન્સ છે એટલે તમે ક્યારના કહો છો કે કોઈ પણ રોગનું નિવારણ જડમૂળથી આ હોસ્પિટલમાં થઈ જાય છે। થેન્ક યુ સો મચ સર, તમે અમને સમય આપ્યો છે, દરેક પ્રશ્નનો જવાબ આપ્યો, અને આજે યુરિનરી ટ્રેક્ટને લઈને મારી સમજણને વધારી છે। હું આશા રાખું છું તમારી પણ સમજણ વધી જશે સરના દરેક જવાબોથી, અને એમણે જેટલી વસ્તુઓ કીધી છે એટલી આપણે આપણા જીવનમાં કરવાનું ચાલુ કરી દઈશું। જો અગર તમારે કોઈ પણ સવાલ હજુ પણ પૂછવો છે, કોઈ સવાલ મેં હજુ સુધી નથી પૂછ્યો, તો તમારી જોડે 2 ઓપ્શન છે। પહેલો ઓપ્શન છે ગૂગલમાં MPUH લખો, MPUH માં જે પહેલી વેબસાઇટ આવે છે મુલજીભાઈ પટેલ યુરોલોજિકલ હોસ્પિટલની, એના ઉપર જઈને તમે હોસ્પિટલને ડાયરેક્ટ કોન્ટેક્ટ કરીને સવાલ પૂછી શકો છો, કે પછી આ વિડીયોના કમેન્ટ સેક્શનમાં પણ તમે સવાલ પૂછી શકો છો। સર સુધી સવાલ પહોંચાડવાની જવાબદારી મારી। થેન્ક યુ સો મચ સર। આપણે એક વાત કહું, ફરી મળીશું VTV Gujarati.com પર। ધન્યવાદ।